हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम DPCG 175 की बुक जिसका नाम है जीवन यापन के लिए मनोविज्ञान, उसके सेकंड यूनिट के सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कशन करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है आत्म और संस्कृति की चर्चा, या फिर आत्म और संस्कृति का आपस में क्या संबंध होता है, या फिर आत्म पर संस्कृति का किस तरह से प्रभाव पड़ता है। तो इस क्वेश्चन पर हम डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैं इस यूनिट के फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो भी देखिए, ताकि आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ सके, क्योंकि उस क्वेश्चन में हमने आत्म क्या होता है इसके बारे में डिस्कशन किया था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है आत्म और संस्कृति की चर्चा करें, या फिर इसके और में है आत्म और संस्कृति पर का पारस्परिक संगठन के संदर्भ में चर्चा करें। और इसके और में एक और क्वेश्चन है मनोवैज्ञानिक कार्य प्रणाली पर संस्कृति के प्रभाव की चर्चा करें। एंड देन इसके बाद एक और क्वेश्चन है और में ही इसकी, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, इसमें इसको अलग अलग टाइप से एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसलिए मैंने सारे क्वेश्चन लिए हैं इसके। संस्कृति की अवधारणा का विश्लेषण करते हुए सांस्कृतिक प्रतिमान और आत्म पर टिप्पणी करें। तो ये सारे हमारे क्वेश्चंस जो हैं, ये हमारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसमें लिखे हैं। आंसर है हमारा संस्कृति। तो सबसे पहले संस्कृति क्या होती है इसके बारे में देख लेते हैं। किसी समाज की संस्कृति से तात्पर्य उस समाज के व्यक्तियों के रहन सहन, खान पान की विधियों, व्यवहार, प्रतिमानों, आचार विचार, रीति रिवाज, कला कौशल, संगीत, नृत्य, भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन, आदर्श, विश्वास और मूल्यों के उस विशिष्ट रूप से होता है जिसमें उसकी आस्था होती है और जो उसकी अपनी पहचान होते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। जो समाज होता है उसके लोग किस तरह से रह रहे हैं, उनका क्या खान पान है, उनका व्यवहार किस तरह का है, भाषा, संगीत, चार विचार, रीति रिवाज, कला, धर्म, विश्वास, ये सारी चीजें से संस्कृति बनती है। अब इसके बाद है संस्कृति और आत्म। तो संस्कृति और आत्म का जो आपस में संबंध होता है वो क्या होता है, किस तरह से हम कह सकते हैं कि संस्कृति पर का प्रभाव पड़ता है आत्म पर। तो संस्कृति विचारों, व्यवहारों, संस्थानों, उत्पादों और कलाकृतियों के प्रतिमानों को दर्शाती है। लोग और उनके सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण अलग नहीं है, बल्कि वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो जो लोग होते हैं और उनके सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण जो होता है, उसको बोला जा रहा है कि लोग अपने सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण से अलग नहीं हो सकते, बल्कि वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जब हम किसी समाज में रहते हैं तो वहाँ की जो संस्कृति होती है वो हम अपनाते हैं, उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। वैसे ही उसी समाज में जो जो चीजें हो रही होती है उन सब चीजों का प्रभाव हम पर पड़ता है। हमारा जो प्रभाव है वो उस संस्कृति पर और समाज पर पड़ता है, बल्कि वे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। किसी व्यक्ति के आत्म को सामाजिकरण के प्रभावों के माध्यम से लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ द्वारा आकार दिया जाता है। आत्म को सामाजिक सांस्कृतिक अर्थों और व्यवहारों की जरूरत होती है तथा आत्म इन सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिमानों को समाहित करके दर्शाता है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी व्यक्ति का आत्म जो सेल्फ होता है वो कैसे बनता है, सामाजिक और सांस्कृतिक जो प्रतिमान होते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक प्रतिमान वही होगा जो एक संस्कृति होती है, संस्कृति में रहन सहन, वहाँ का खाना पीना, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसी से मिलकर किसी भी व्यक्ति का आत्म बनता है। मतलब कि जो छोटा बच्चा होता है वो अपने आसपास के लोगों को देखकर सीखता है कि उसके आसपास के लोग क्या काम कर रहे हैं, कैसे कैसे वो खाना खा रहे हैं, या फिर बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, चल रहे हैं, बैठ रहे हैं। ये सारी चीजें एक बच्चा बड़े लोगों से देखकर सीखता है। तो ये उसका समाज और संस्कृति हो जाती है उसकी। बदले में लोगों के विचार, भावनाएं और काम उनके जीवन को आकार देने वाले सामाजिक सांस्कृतिक अर्थों तथा प्रथाओं को परिवर्तित करते हैं। सो आई होप आपके समझ में आ गया होगा। उदाहरण के लिए सांस्कृतिक रूप से ये माना जाता है कि नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों की देखभाल आमतौर पर महिलाएं करती हैं। इस बात का पालन करते हुए महिलाएं बच्चों की शेषावस्था के दौरान अकेले ही देखभाल के लिए खुद को मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार कर लेती हैं। तो ये आपको समझ आया। एग्जाम्पल बहुत ज्यादा अच्छा एग्जाम्पल है और इजी भी है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी देखभाल ज्यादातर हमारी संस्कृति में यही माना जाता है कि जो महिलाएं होंगी वो छोटे बच्चों की देखभाल करेंगी। तो इसलिए जो उनकी माएँ होती हैं वो खुद को एक मनोवैज्ञानिक रूप से तैयार कर लेती हैं कि हाँ, हमें अपने बच्चों की देखभाल करनी है। लेकिन पुरुषों को इस जिम्मेदारी से छूट मिलती है। इस तरह संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिंग आधारित कामों को करती है।
सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद है मनोवैज्ञानिक कार्य प्रणाली पर संस्कृति का प्रभाव किस तरह से पड़ता है। तो मनोवैज्ञानिक कार्य प्रणाली जो होती है उस पर संस्कृति का प्रभाव 3 तरह से पड़ता है। पहला है हमारा संज्ञान पर प्रभाव, जो हमारी नॉलेज होती है, कॉग्निशन होता है, संज्ञान को कॉग्निशन कहते हैं। तो उस पर संस्कृति का प्रभाव किस तरह से पड़ता है। तो अमेरिका की व्यक्तिवादी संस्कृति में पाया गया है कि जब प्रतिभागियों से पूछा जाता है क्या आत्म दूसरों के समान है, तो आमतौर पर समानता को कम मानते हैं, क्योंकि दूसरों के बारे में ज्ञान की तुलना में उनके लिए आत्म ज्ञान ज्यादा खास, विस्तृत और सुलभ है। लेकिन भारतीय प्रतिभागी आत्म को दूसरों के ज्यादा समान मानते हैं। मतलब कि जो लोग होते हैं वो अमेरिका के जो लोग होते हैं वो खुद के आत्म को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं दूसरों के आत्म से ज्यादा, दूसरों के जो सेल्फ होता है उससे ज्यादा। तो जो अमेरिका के लोग होते हैं उनके अंदर खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा उसके लिए वो इम्पोर्टेंस देते हैं उसको, और बहुत ज्यादा अवेयर रहते हैं इसके लिए। जबकि जो भारतीय लोग होते हैं वो दूसरों से ज्यादा खुद को इतनी इम्पोर्टेंट नहीं देते जितनी दूसरों को देते हैं। सो शेडर और बोरेन ने पाया कि भारतीय प्रतिभागी व्यवहार संदर्भ, जैसे क्या किया गया था, कब, कैसे और किसके साथ किया गया था के बारे में करीबी परिचितों का वर्णन करते हैं। जैसे उसके पास खेती के लिए भूमि नहीं है, लेकिन वे दूसरों की भूमि पर खेती करना पसंद नहीं है। सो यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा, कोई व्यक्ति, उसके पास खेती करने के लिए जगह नहीं है, लेकिन फिर भी वो किसी दूसरे की भूमि पर खेती नहीं कर रहा है क्योंकि उसको पसंद नहीं है वो। तो यहाँ पर जो उसका व्यवहार है वो केंद्र में रखा गया है। आत्म स्थितियों और संदर्भों पर निर्भर माना जाता है, इसलिए ये समूहवादी संस्कृतियों में बहुत ज्यादा परिवर्तनशील होता है। समूहवादी जो संस्कृतियां होती है जहाँ पर समूह में लोग रहते हैं तो उनमें जो है आत्म ज्यादा परिवर्तनशील माना जाता है, वहाँ पर ज्यादा चेंजेस होते रहते हैं। जबकि जो एक स्थिर संस्कृति होती है उसमें ऐसा नहीं होता। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट है संवेगों पर प्रभाव, जो हमारे इमोशंस होते हैं उस पर संस्कृति का किस तरह से प्रभाव पड़ता है। तो उस पर हमारी जो संस्कृति होती है उसका हमारे इमोशंस पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, नकारात्मक भी पड़ता है। तो शोध के अनुसार सामूहिक संस्कृतियों में क्रोध जैसे नकारात्मक संवेगों को बहुत ज्यादा अक्रियशील माना जाता है, क्योंकि ये रिश्तों को कमजोर करते हैं, जो सामूहिक संस्कृतियों के लक्ष्यों की बड़ी बाधा है। सो यहाँ पर जो है नकारात्मक संवेगों के बारे में बात हो रही है, नकारात्मक इमोशंस जो होते हैं हमारे। तो ये बताया जा रहा है जो सामूहिक संस्कृतियां होती है, समूह में जो संस्कृतियां होती है, छोटे छोटे समूह जो होते हैं उनकी जो संस्कृति होती है वहां पर क्रोध को ज्यादा बुरा माना जाता है, क्योंकि क्रोध जो होता है वो अक्रियाशील होता है, एकदम से आ जाता है और वो रिश्तों को कमजोर कर देता है। तो इसलिए सामूहिक संस्कृतियां जो होती हैं उसमें जो नकारात्मक क्रोध यानी कि नकारात्मक संवेग यानी कि क्रोध वगैरह ये सारी चीजें हो जाती हैं तो इनको बुरा माना जाता है। दूसरे संवेगों जैसे गर्व और अपराध बोध भी आत्म और संस्कृति के एक दूसरे से जुड़ने के तरीके के अनुसार अलग होते हैं। तो गर्व और अपराध जो होता है ये सारे इमोशंस भी, ये सारे संवेग भी हमारी जो आत्म संस्कृति होती है उसको जोड़ने के अनुसार अलग अलग होते हैं। समूहवादी संस्कृतियों में अपने आत्म की उपलब्धियों पर गर्व करना बुरा माना जाता है। जो समूहवादी संस्कृतियां होती हैं उसमें छोटे छोटे जो समूह होते हैं वो वाली जो संस्कृतियां होती हैं वहां पर जो लोग होते हैं अगर वो अपनी उपलब्धियों पर गर्व करते हैं तो उसे भी बुरा माना जाता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति के प्रदर्शन और क्षमताओं को केंद्र में रखा जाता है। लोग ऐसा मानते हैं समूहवादी संस्कृतियों में अगर कोई अपनी उपलब्धियों पर गर्व कर रहा है कि ये शो ऑफ कर रहा है तो ऐसा इसलिए बुरा माना जाता है, जिससे बुरी नजर लगने तथा जलन होने का डर रहता है। सो कभी कभी बुरी नजर भी लग जाती है तो इसका भी डर रहता है, और कभी लोगों को जलन ना हो इसलिए भी बुरा माना जाता है इसे। ऐसी संस्कृतियों में गर्व को आत्म के एक हिस्से के रूप में देखा जाता है। जैसे सिविल सेवा परीक्षा में शीर्ष पर रहने वाली भारतीय लड़की को अपने परिवार, कोचिंग संस्थान, शैक्षणिक संस्थानों और शहर का नाम रोशन करने पर गर्व होता है। तो ये जो लड़की का एग्जाम्पल दिया आईएएस या फिर आईपीएस की, उसमें अगर कोई लड़की अच्छा परफॉर्म करती है तो उसको उसको गर्व होता है खुद की जो काबिलियत होती है उसकी। लेकिन लोग जो है कभी कभार उनकी जो संस्कृति होती है उसमें उसको एक तरह से छुपा कर रखा जाता है कि किसी की नजर न लग जाए या फिर लोग जलने न लगे, तो इसलिए ऐसा किया जाता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है हमारा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा पर किस तरह से प्रभाव पड़ता है। अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन। तो मोटिवेशन पे जो हमारी संस्कृति होती है उसका किस तरह से प्रभाव पड़ता है। व्यक्तिवादी संस्कृतियों में स्वतंत्र आत्म को अपनी जरूरतों, विचारों और क्षमताओं को व्यक्त करने और अनुचित सामाजिक दबाव का पालन करने की कोशिश का विरोध करने के लिए प्रेरित किया जाता है।
व्यक्तिवादी संस्कृतियों की बात हो रही है यहाँ पर, यानी कि जहाँ पर व्यक्ति को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ऐसी संस्कृतियों की बात हो रही है। तो जहाँ पर व्यक्ति को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है उस संस्कृति को व्यक्तिवादी संस्कृति कहते हैं। तो इसमें स्वतंत्र आत्म जो होता है, एक तरह से हम कह सकते हैं फ्री सेल्फ। तो जो स्वतंत्र आत्म होता है उसमें अपनी जरूरतों को, अपने विचारों को पूरा करने पर, अपनी क्षमताओं को व्यक्त करने पर और अनुचित सामाजिक दबाव का पालन। मतलब कि हम जो ऐसी संस्कृति, व्यक्तिवादी संस्कृति होती है, वहां पर अपनी जरूरतों को, अपने विचारों को, अपनी क्षमताओं को ऊपर रखा जाता है। और जो अनुचित सामाजिक दबाव होता है, गलत तरीके से जो समाज का दबाव लोगों पर पड़ता है, उसको जो है कम किया जाता है, उसको कम करने पर बल दिया जाता है और उसका विरोध किया जाता है। तो ये हमारी व्यक्तिवादी संस्कृति हो जाती है और ये हमारी अभिप्रेरणा पर इस तरह से हमारे संस्कृतियों का प्रभाव पड़ता है। समूहवादी संस्कृतियों में सामूहिक आत्म को दूसरों के प्रति ग्रहणशील होने और दूसरों की जरूरतों व मांगों को जमा करने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए हैं। पहला तो है व्यक्तिवादी संस्कृतियों का, दूसरा है समूहवादी संस्कृति। समूहवादी संस्कृतियों में जो है अपने आप को ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, कोई भी व्यक्ति खुद को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, जबकि समूहवादी संस्कृतियों में ऐसा नहीं होता है। समूहवादी संस्कृतियों में सामूहिक आत्म जो होता है, मतलब जो समूह होता है पूरा, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और समूह जो होता है, समूह में ये माना जाता है कि एक दूसरे की जो ग्रहणशीलता है उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, एक दूसरे का ज्यादा ख्याल रखा जाए, दूसरों की जरूरतों का, मांगों का ख्याल रखा जाए। तो इस सब चीजों पर ही बल दिया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।